तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपके सामने ऑप्शन से समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है बच्चे ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है ना। अवतल दर्पण में आपने देखा होगा कि गोलीय दर्पण के टुकड़े को जब बाहर से आप पेंट करते हैं तो ये अवतल दर्पण होता है, और जब आप अंदर से पेंट करते हैं तो ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। समतल दर्पण में जो होता है प्लेन मिरर होता है। ठीक है ना। चलिए, तो आप इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी नंबर। ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, और मैं 7 रंगों को यहाँ पर लिख देता हूं कि ला, ना, पी, हा, नी, जा और बे। ठीक है ना। ला का मतलब बच्चे होता है लाल, ना का मतलब नारंगी, पी का मतलब पीला, हा का मतलब हरा, नी का मतलब नीला। ठीक है ना। और जा का मतलब जामुनी या बै का मतलब बैगनी। ठीक है। तो जो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो जो सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है ना। यानी सबसे कम झुकाव जो होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है बच्चे वो बैगनी का होता है। ठीक है। तो आप देख लो कि आपसे प्रश्न पूछा गया है सबसे कम। ठीक है। तो सबसे कम में कौन हो जाएगा, आप बताओ। सबसे कम में तो आपका आंसर लाल हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न ये हमारा है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। ठीक है ना। तो आकाश का जो नीला रंग होता है ना बच्चे, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक किसी सतह से टकराती है और अपने ही माध्यम में चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। और प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि किसी प्रकाश का छितरा जाना या बिखर जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है ना। तो नीला रंग का जो प्रकीर्णन जो होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि आकाश का जो रंग होता है हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे कि प्रतिबिंब का आकार। ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो सकता है। तो ऐसा है ना कि समतल दर्पण में क्या होता है ना बच्चे, बराबर बनता है। ठीक है। याद रखना, तो ये प्रतिबिंब का जो साइज होता है वस्तु के साइज के बराबर होता है। कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि छोटा बनता है। ठीक है। और अवतल दर्पण क्या होता है बच्चे कि इसमें बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अवतल दर्पण। क्योंकि ये पूछा है मेरे से कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो बड़ा हो सकता है तो किसमें हो सकता है, तो अवतल में हो सकता है, क्योंकि समतल में तो बराबर हो सकता है और उत्तल में तो हमेशा छोटा ही बनता है। तो अवतल में सब प्रकार के बनता है, तो बड़ा तो इसी में संभव है। ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कहता है कि निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ठीक है ना। तो ऐसा है, जब भी आप यहाँ पर देखें नवीकरणीय, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए असीमित। क्या आना चाहिए बच्चे, असीमित। असीमित का मतलब वो कभी खत्म ना हो। तो आप देख लो, नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है, कौन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए सौर ऊर्जा। ठीक है ना। जब यहाँ पर नवीकरणीय दे तो आपके दिमाग में असीमित आना चाहिए, और जब यहाँ अनवीकरणीय आए तो आप यहाँ पर सीमित के आधार पर अपना आंसर चुन सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा है ना कि होता क्या है कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसके पीछे एक कारण है बच्चे कि अवतल लेंस इस तरह से होता है, जो बीच में क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती है ना तो वो अपवर्तन के बाद क्या होता है कि अपसारित होती है। ठीक है ना, यानी फैल जाती है। इस वजह से क्या होता है ना कि अवतल लेंस को ना अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। तो एक प्रश्न ये भी याद रख लें कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, अभिसारी। तो क्यों कहते हैं, इसका भी उत्तर जान जाइए। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है,
तो यहाँ पर जब मुख्य अक्ष समांतर किरणें जाती है तो अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, इसीलिए इसको अभिसारी बोल दिया जाता है। और जबकि अवतल को क्या बोल दिया जाता है, अपसारी। तो मेरा इस 6 नंबर प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि किस लेंस को अभिसारी बोलते हैं तो आप अपना आंसर उत्तल लेंस लगा देना, ठीक है ना। अब मेरा 7 नंबर सवाल है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है बच्चे। तो आपका ऑप्शन है कार्निया, पुतली और रेटिना और आइरिस, ठीक है। तो इसमें नेत्र का जो रंगीन भाग होता है बच्चे वो आइरिस होता है, ठीक है। आइरिस का एक और नाम है जिसे बोलते हैं हिंदी में परितारिका, इसे भी आप याद रखें, ठीक है ना, परितारिका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना, में होता है। तो आप बताओ कि आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस यूज करते हो, यानी सूक्ष्मदर्शी में हम यूज जो करते हैं वो तो उत्तल लेंस होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में जो होता है ना वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बच्चे, उत्तल लेंस, ठीक है ना, जो हम छोटी से छोटी चीजों को क्या कर देते हैं, बड़ी रूप में देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपर्युक्त सभी। आपने पढ़ा होगा कि हजामत बनाने के लिए जो होता है वो अवतल दर्पण यूज होता है, ठीक है। चाहे रोगियों के नाक, कान, दांत आदि इन सब चीजों के जांच करने के लिए डॉक्टर जो होता है ना वो भी अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक है ना। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का यूज होता है, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ऐसा है ना, प्रतिबिंब 2 होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। लेकिन हमसे पूछा है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में बच्चे याद रखना है कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, काल्पनिक। इसी का दूसरा नाम है आभासी। क्या नाम है, आभासी, ठीक है। तो काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो हमारा आंसर किधर इशारा कर रहा है, ए बी सी डी में से, तो बी नंबर, ठीक है ना। वही समतल दर्पण में हम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण होता है बच्चे वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। एक प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है। तो आपको बताना है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ बातें याद कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगले मेरा प्रश्न जो है 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चे। तो देखो ऐसा है ना, आप जानते हो ना शक्ति बराबर जो होता है वो होता है कार्य बटा में समय, ठीक है ना। और कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल। और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है, ये याद रखना। तो इसलिए हमारा जो आंसर इशारा कर रहा है एक की ओर, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बच्चे पृथ्वी का आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाना। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण CO2 है। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ, CO2 का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो इसको तो हम CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम चूना बोल सकते हैं, या इसे आप कली चूना बोल सकते हैं, ठीक है ना। और CaCl2 ये तो चूना से नहीं आता, ये कैल्शियम क्लोराइड आप इसे बोलेंगे। CaOCl2 इसे आप बोलते हैं विरंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, इसे भी याद रखें आप। और ये जो CaOH का होल ट्वाइस है ना, इसी को हम बोलते हैं चूना जल। क्या बोलते हैं बच्चे, चूना जल, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरा जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर ग्लूकोज। तो सारे बच्चे जानते हैं कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो होता है C6H12O6, ठीक है। मुझे बताने की अब कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें।
अगला मेरा प्रश्न है 16 नंबर कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो याद रखना अधातु भी है और चमकीला भी है, तो ये होता है आयोडीन, जो कि अधातु होकर भी क्या होता है, चमकीला होते हैं। ठीक है ना, तो अधातु होकर भी चमकीला कह रहा है, इसलिए मेरा उत्तर होना चाहिए वो आयोडीन होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक सवाल यहाँ से और भी पूछे जाते हैं ब्रोमीन से कि वो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो भी आपका आंसर याद रखना है कि ब्रोमीन है। ठीक है ना। चलिए कार्बन भी अधातु है, ये भी बच्चे याद रखें, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कार्बन क्या है, तो आपको बताना है कार्बन अधातु है। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर मेरा सवाल है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारा जो है ना उसका टिमटिमाने का कारण है बच्चे प्रकाश का अपवर्तन, या इसे आप बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है ना बच्चे कि वायुमंडल जो तारे जो होते हैं वहां से जो प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर आने लगती है तो बीच में कई प्रकार की गैसें वायुमंडल में होती है, धूल के कण होते हैं जिनसे उनका अपवर्तन होता है, जिस वजह से क्या होते हैं ना तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर मालूम आते हैं। लेकिन असल में क्या होता है ना कि तारे टिमटिमाते हैं ही नहीं। ठीक है ना। चलिए अब अगला मेरा प्रश्न ये है 18 नंबर के किसी धातु चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं और इसका SI मात्रक जो होता है ओम होता है। ये 2-3 प्रश्न जरूर याद रखें। ठीक है। तो ये कहता है किस पर निर्भर करता है, तो एक ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, तो बिल्कुल करता है, जितना ज्यादा लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। बी नंबर है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ऐसा है बच्चे कि जब क्षेत्रफल जो होता है ना वो क्षेत्रफल ज्यादा होगा ना तो प्रतिरोध कम होता है। ठीक है ना। चलिए तो ये भी इस पर भी निर्भर किया। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, वो उसकी प्रकृति कैसी है, वो तार किस चीज का बना हुआ है, तांबे का है कि लोहा का है कि किस चीज का, सोना का है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। इसलिए मेरा जो आंसर होना चाहिए डी नंबर सही है। ठीक है ना, उपर्युक्त सभी। ठीक है। चलिए 19 नंबर मेरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है ना। कार्य करने की दर को बच्चे शक्ति बोलते हैं। ठीक है ना। और कार्य करने की क्षमता बोले तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। ये तो सब प्रश्न याद होना चाहिए आपको। और एम्पियर किसका SI मात्रक है, एम्पियर जो होता है ना, एम्पियर जो SI मात्रक है वो विद्युत धारा का है। किसका है, विद्युत धारा का। ठीक है। और ओम किसका है, ओम आप याद रखेंगे, ओम जो है ना वो प्रतिरोध का है। ठीक है ना। ये कई बार प्रश्न ये सब आते रहते हैं, इसलिए हम बार चाहते हैं कि आप इसे जरूर दिमाग में बैठाए रखें। कर रहे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। ठीक है। तो देखो विद्युत धारा को मापने की बात कर रहा है ना तो वो हो जाएगा एमीटर। ठीक है ना। अगर वोल्ट मीटर क्या करता है, ये विभवांतर को मापता है, वोल्टेज को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा का संकेत कराती है, धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फ्यूज का जो तार है ना वो निम्नलिखित में से कौन सा, फ्यूज के तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना। तो फ्यूज क्या होता है बच्चे, फ्यूज जो होता है जो हम घरों में उसका यूज करते हैं, तो फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। जो घरों में हमारे अचानक लाइन तेज आ जाती है ना तो हमारे जितने भी घरों में लगे उपकरण होते हैं उसको जलने से ये बचाता है, इसलिए फ्यूज को सुरक्षा की एक युक्ति बोली जाती है। ठीक है ना। तो ऐसा है ना कि जब इसका जो तार होता है ना उसकी तार की कुछ खूबियां होती है कि उसका जो गलनांक होता है ना वो कम होता है। गलनांक क्या होता है, कम होता है, क्योंकि गलनांक कम होगा तभी तो लाइन तेज आएगी तो उसका फ्यूज का तार गल के टूट जाएगा, जिससे हमारे घर में जितने भी उपकरण चल रहे होंगे वो जलने से बच जाएंगे। तो यहाँ बोला है गलनांक अधिक होता है, ये गलत है। ठीक है। यहाँ भी है गलनांक क्या है, अधिक है, ये भी गलत है। यहाँ गलनांक कम है और यहाँ प्रतिरोध और गलनांक दोनों कम बोल रहा है और यहाँ प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। तो ये वाला जो आपका जो आंसर है ना सी नंबर वो बिल्कुल राइट है कि प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक जो होता है ना वो कम होता है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर। कहता है कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। तो जैव का मतलब होता है जीव, तो आप देख लो कि कौन जीव से संबंधित नहीं है। तो गोबर गैस तो जीव से ही संबंधित है ना, गोबर जो होता है वो तो जीवों से अवशेष है। कोयला भी हो जो लाखों वर्षों पूर्व क्या होता था कि जो जंगल में पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु है,
पृथ्वी के नीचे दब गए जिस वजह से उनका कोयले में रूपांतरण हुई, सब कहानी आप पढ़े हुए। तो ये भी जीवों से संबंधित है, कोयला भी, ठीक है, गोबर गैस भी, और लकड़ी भी तो आप जानते ही पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो सीधा इसका आंसर होना चाहिए नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बोला है कि नहीं है। ये ध्यान देना बच्चे कि आपसे नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल है 23 नंबर कि सबसे कठोरतम तत्व है। तो आप सबको पता है होगा कि सबसे कठोरतम तत्व जो होता है वो होता है हीरा, ठीक है ना, जो कि कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। कार्बन के दो अपरूप मुख्य रूप से होते हैं, एक हीरा और दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला मेरा सवाल ये है कि Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2, तिरछीन का निशान, BaSO4 प्लस 2NaCl उपर्युक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, ठीक है ना। ऑप्शन ए संयोजन, तो संयोजन तो है नहीं, क्योंकि संयोजन में क्या होता है बच्चे कि ये दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ मिलकर एक होते हैं ना, एक तो होता संयोजन। यहाँ तो दो बने हुए नए नए, है ना, तो ये संयोजन नहीं होगा। विस्थापन भी नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन में यहाँ एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितने हैं, एक एक दो है, क्योंकि वियोजन में क्या होता है कि एक ही बड़ा पदार्थ टूट जाता है। तो ये भी नहीं हो, यानी कि ना तो संयोजन है और ना ही वियोजन है। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो ये तो क्लियर हो गया कि ना तो संयोजन है भैया और ना तो ये वियोजन है। अब बचा एक विस्थापन और एक बचा द्विविस्थापन। तो इसमें देखो कि दो यौगिक है और अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं, इसलिए इसका सीधा आंसर होना चाहिए द्विविस्थापन होना चाहिए, ठीक है ना। विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित करता है। ये विस्थापन नहीं है, ये द्विविस्थापन है बच्चे, ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि किस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। तो अम्लीय वर्षा हम उस वर्षा को कहते हैं बच्चे जिसका पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम हो, ये बोल रहा है 5.6 से अधिक हो, 5.6 हो और पीएच 7 हो। तो ऐसा ना जिसका पीएच मान 5.6 से क्या होता है, कम होता है ना, उसी को हम बोलेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है बच्चे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।